सो आज की क्लास में हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटलर्जी। बेसिकली किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल को एनालाइज करने के लिए कि हम उसको प्योर फॉर्म से अपने यूज़फुल सब्सटेंस तक पहुंचाने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं वो बेसिकली मेटलर्जी में आता है। अब मेटलर्जी में आपके लिए जब सबसे पहला है एक कूलिंग कर्व ऑफ अ प्योर मेटल। बेसिकली मान लेते हैं कि हमने ज़मीन से मेटल निकाला और वो मेटल हमारा किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में वो मेटल हमारा मोल्टन स्टेट में है। तो हमारा काम क्या होगा, उसे मोल्टन स्टेट से पहले उसे सॉलिड स्टेट में लाना, क्योंकि हम अपने इंजीनियरिंग मटेरियल को सॉलिड स्टेट में लाने के बाद ही यूज़ कर पाएंगे। तो उसका एक ग्राफ दे रखा है, आप ग्राफ देखिए। ए बी सी डी, 2 पॉइंट के बीच में टेम्परेचर और टाइम। तो मोल्टन स्टेट में रहेगा। मोल्टन स्टेट से अगर सॉलिडिफाई करना है तो उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कम करने के बाद लिक्विड में आएगा और सॉलिड। देन और टेम्परेचर कम करेंगे तो जितना भी लिक्विड होगा वो पूरा पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये है ए टू बी। यहाँ सब जो मेटल है हमारा वो लिक्विड स्टेट में होगा। देन बी टू सी। एक्चुअली में ना यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। देखिए वहाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुए से बी, और बी से सी टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। एक्चुअली इस कांस्टेंट टेम्परेचर में जो हमारा मेटल होता है वो लिक्विड भी रहेगा प्लस में सॉलिड भी रहेगा, दोनों कंडीशन में रहता है। और ये टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए। आपको पता होगा जब भी एक स्टेट चेंज होता है तो स्टेट चेंज में कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ बी टू सी लिक्विड और सॉलिड दोनों है, जब तक दोनों साथ साथ चेंज होंगे तक आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट सी टू डी, और ये जो पार्ट है इस पार्ट में पूरा पूरा सॉलिड होता है। तो मेटल आपका लिक्विड ए टू बी, बी टू सी में लिक्विड प्लस सॉलिड, एंड सी टू डी में सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहता है। यही आपको इस ग्राफ में शो कर रखा है। जहाँ लिक्विड आपका स्टार्ट हुआ है सॉलिड में कन्वर्ट होना, वो कौन सा पॉइंट है, वो है बी पॉइंट। उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। और लिक्विड जहाँ एंड हुआ है, सॉलिड मीन्स कम्प्लीटली बन चुका है, वो पॉइंट है सी, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन एंड पॉइंट। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं, लिखना पॉइंट ए टू बी, वो फ्रॉम ए टू बी, टेम्परेचर goes down and at B liquid starts changes to solid till C at constant temperature. And now C to D temperature decreases and metal changes to solid state. ओके, अब देखिए सेम ही ग्राफ है बट इस ग्राफ में एक ये बी से बी डैश कुछ एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ हुआ क्या है, यहाँ बेसिकली हुआ क्या, ग्राफ ये था हमारा, ओके, बट डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। इसका मतलब ये चीज़ आएगी नहीं यहाँ पे। ये तो हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी था, बट यहाँ बी डैश एक्स्ट्रा आ गया। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी मेटल्स को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा होते वक्त होता क्या है कि वो अपना एक
न्यूक्लियाई बना देता है। जब ठंडा होता है ना तो ठंडा होते हुए न्यूक्लियाई बनाएगा, फिर ठंडा होगा न्यूक्लियाई बनाएगा, ठंडा होगा न्यूक्लियाई बनाएगा, ठंडा होगा न्यूक्लियाई बनाएगा। जब जब ठंडा होता है न्यूक्लियस अपना बनाता रहता है और यूजुअली सॉलिडिफाई हो जाता है फाइनली। बट इस पॉइंट में हुआ क्या कि यहाँ बी से बी डैश में आपका एक बहुत ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। और वो टेम्परेचर डाउन इसलिए होता है कि वो न्यूक्लियस इतनी जल्दी बना नहीं पाता है। जैसे एक बेसिक सा काम बहुत ज़्यादा स्पीड में हो और अगर आप ब्रेक लगाओ तो अचानक से ब्रेक नहीं लगता, तो टेम्परेचर इतने जल्दी डाउन होता है कि यहाँ वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ नहीं कर पाया। मीन्स क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो न्यूक्लियस नहीं बना पाया। और जब वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आई तो फिर उसने न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट किया और अपने आप वो न्यूक्लियस जब बना तो टेम्परेचर बढ़ा और वो टेम्परेचर वापस डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में हुआ क्या है कि न्यूक्लियस नहीं बन पाए उससे, इसीलिए टेम्परेचर सडनली डिक्रीज़ हुआ और देन थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। ये वही ग्राफ है। ओके, तो अब ये दोनों ही ग्राफ आप बनाना, बस यहाँ लिख लेना अगले सेकंड ग्राफ बनाने के बाद। इफ़ टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल falls rapidly then it is difficult to crystallize and undercooling take place. And molten metal cool below it real freezing point. ओके, तो ये लिखना है आपका, और टॉपिक था आपका कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ सबको पता होगा। ठंडी होते वक्त चीज़ें, पहले लिक्विड है तो टेम्परेचर डाउन हो गया, जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। देन जब वो सारा का सारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो सॉलिड जब भी गर्म रहता है तो सॉलिड फिर ठंडा होगा सी से डी। नेक्स्ट है डेंट्रिक सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल में ना हम एक और मेथड शो करके दिखाते हैं सॉलिडिफिकेशन का। हमेशा मेटल सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। सॉलिडिफाई में मेटल हमेशा ग्रो करता है, अपने मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियस बनाता है। होता क्या है, इनिशियली जो मेटल होता है, ये न्यूक्लियस हमारा, ये न्यूक्लियस ग्रो करेगा दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। ये न्यूक्लियस है ग्रो, ये मेन न्यूक्लियस है यहाँ पे सेंटर पे। जैसे जैसे न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा तो यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ बन गया एक और न्यूक्लियस, यहाँ बन गया एक और न्यूक्लियस, यहाँ बन गया एक और न्यूक्लियस। तो ये हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे इन्होंने ये दिखा रखा है सेकेंडरी ग्रोथ से। तो इनिशियली एक न्यूक्लियस यहाँ सेंटर पे होगा, जैसे जैसे आगे ग्रो होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी, मतलब सेकेंडरी आगे ये जो हमारे ग्रोथ है या ये जो हमारे एरोज हमें दिख रहे हैं ये आगे आगे बढ़ेंगे। मीन्स इनिशियली न्यूक्लियस ठंडा होता है, फिर वो आगे जाता है, फिर आगे और ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो नीचे मॉलिक्यूल्स बाय न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियस ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। इस सॉलिडिफिकेशन को हम बोलते हैं डेंड्रिटिक। ये जो हमारे एरोज हमने शो करे हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक। और इस सॉलिडिफिकेशन को डेंड्रिटिक सॉलिडिफिकेशन, मतलब अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो अगर सेंटर पे चीज़ें ठंडी होती है, वो ठंडी होने के लिए आगे ग्रो करती है, एक्सपेंड होती है, फिर बाहर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ठंडा होना स्टार्ट करते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं, फिर उसके बाहर जो मॉलिक्यूल हैं, ऐसे एक्सपेंशन कंटिन्यूली चलता जाता है और चीज़ें ठंडी होती है। मतलब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आगे ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा तो यहाँ एक और डेंड्राइन क्रिएट होगा यहाँ पे, फिर वो आगे ग्रो करेगा। तो कंटिन्यूसली ये ग्रो चलता जाएगा, ग्रोथ चलती जाएगी और एट लास्ट हमारा मॉलिक्यूल, हमारा जो मेटल है वो प्योर मेटल ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें लिख लेना, मैं बताता हूँ क्या लिखना है आपको।
solidification of molten metal start by forming small nuclei and scatter in or scatter randomly. Secondary growth take place in a form of tree called dendritic, which shows the formation of grain. ठीक है, तो फिर देखिए फिगर ये है, ये न्यूक्लियस थे सिर्फ डॉट, अब ये न्यूक्लियस आगे एक्सपेंड हुए, तो देखो ये डॉट थे वो लाइन की फॉर्म में एक्सपेंड हो गए, जैसे लाइन के फॉर्म में एक्सपेंड हुए तो ये देखिए ये ग्रो करने लग गए, इन्होंने अपना एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये अपना एरिया ऐसे फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से एरियाज बनाए जाते हैं, मतलब समझ लो न्यूक्लियस है, ठंडे होंगे तो डेंड्राइट्स बनाएंगे, और डेंड्राइट्स फॉर्म फाइनली ये स्ट्रक्चर ले लेगा, और जब वो पूरे तरीके से जब ठंडे हो जाएंगे तो आपको फाइनली ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और जो ये लाइन बनी हुई है ना, इनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, आप बोल सकते हैं इलाका, हर एक डेंड्राइन का अपना एक इलाका बन जाता है, और ये जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेन साइज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट डालेगा, थोड़ा सा मैं ग्रेन के ऊपर एक चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। हमारे जो ये मेटल्स है वो हमारे ग्रेन से बने होते हैं, ये जो अंदर एटम्स होते हैं इनसे बनते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेन्स डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, देखो ये भी ग्रेन है, ये भी तो ग्रेन है, ठीक है। और एक और अगले पेज पे बना देता हूँ, ये उससे छोटे बनाए हैं, मतलब सर्कल ही है बट साइज़ में छोटे हैं, तो ये भी ग्रेन है। तो और इनसे भी छोटे अगर मैं बनाऊँ तो देखो ये डॉट 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 बहुत सारे बना सकता हूँ मैं, ये भी तो ग्रेन है। तो कितने टाइप के मैंने ग्रेन बनाए, तो जहाँ ग्रेन बहुत छोटे होते हैं उनको बोलते हैं वेरी फाइन ग्रेन, वेरी फाइन ग्रेन। ओके, जहाँ ग्रेन को और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा, ये छोटे ही है बट थोड़ा साइज़ बढ़ जाएगा, इनको बोलेंगे हम फाइन ग्रेन। ओके, अगर मैं थोड़ा और साइज़ बढ़ा दूँ तो उनको बोलेंगे मीडियम ग्रेन, और अगर साइज़ और ज़्यादा बढ़ा दूँ, फाइनली जो मैक्सिमम साइज़ हम बना सकते हैं बड़े साइज़ का, उनको बोलते हैं हम कोरस ग्रेन, COROUS ग्रेन। ओके, तो 4 टाइप के मैंने ग्रेन बताए, कोरस ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन एंड वेरी फाइन ग्रेन। तुम लेते हैं एक मेटल लिया, उसे हीट किया और उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ठंडा हम दो तरीके से करेंगे, या तो उसे स्लो कूलिंग करें या फास्ट कूलिंग करें, ठीक है, या उसे स्लोली ठंडा करें या उसे बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं। स्लो कूलिंग का मतलब क्या है कि मेटल को हमने ठंडा किया, कहाँ, मेटल को गर्म किया और हवा में छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, ठीक है। हवा में छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, तो मानते हैं कि इसको लग गया 6 घंटा पूरे तरीके से ठंडा होने में। तो अगर इसको हवा में ठंडा होने के लिए छोड़े और ठंडा होने में ये टाइम लगाए, मीन्स स्लो कूलिंग हो, तो वहाँ जो ग्रेन्स बनेंगे ना, वो ग्रेन्स बनते हैं यूजली कोरस।
ओके, मीन्स ग्रेन का साइज़ बड़ा होता जाता है। कैसे? यूजली ग्रेन्स जो इसमें इनिशियली बनते हैं ना, वो बनते हैं छोटे छोटे। अब जब उन ग्रेन्स को मौका मिलता है टाइम लेने का, या टाइम मिलता है ठंडे होने का, तो वो सारे ग्रेन्स मिलके बड़े साइज़ का ग्रेन बन जाते हैं। इसीलिए जब हवा में ठंडा करते हैं हम उसे, तो कैसा ग्रेन मिलता है हमें? कोरस ग्रेन। अगर यही चीज़ मैं इसको ठंडा करूं, अगर हम इसे ठंडा करें फास्ट, मतलब पानी के अंदर डाल के, वाटर के अंदर डाल दे गर्म करके इसे, तो ये सिर्फ 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो इस चीज़ की कूलिंग को कहते हैं हम फास्ट कूलिंग। तो अगर हम फास्ट कूलिंग करें, तो इसमें जो ग्रेन्स बनते हैं, वो ग्रेन्स बनते हैं बहुत छोटे छोटे, मीन्स फाइन ग्रेन। क्योंकि यहाँ भी ग्रेन इनिशियली फाइन ही बनते हैं, बट जब वो ग्रेन को टाइम सोचते हैं ना कि आपस में मिलके एक बड़ा ग्रेन बना लेते हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता। जैसे ही इनके ऊपर पानी डालेंगे ठंडा होगा, और वो छोटे छोटे ग्रेन बड़े ग्रेन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर हम इसे जल्दी ठंडा कर देते हैं, तो वो कैसे ग्रेन बना लेता है? हमेशा फाइन ग्रेन। ओके, था कि अफेक्ट क्या होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे। तो पहले तो इसमें लिखना ही है कि इफ ग्रेन साइज इज स्मॉलर, if grain size is smaller, then it is fine grain structure, and if grain size is large, then it is coarse grain structure. साइज बड़ा होगा तो कोर्स ग्रेन होगा, साइज छोटा होगा तो फाइन ग्रेन होगा। आगे लिखना, द साइज ऑफ ग्रेन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। साइज ऑफ ग्रेन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट, टेम्परेचर अप टू विच मेटल इज हीटेड। ठीक है, किस टेम्परेचर पर मेटल को हीट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मेटल को हीट करोगे तो मेटल ठंडा होने में भी टाइम लगाएगा। सेकंड है हीटिंग मेथड, मतलब उसे बाहर हीट कर रहे हैं, फर्नेस में हीट कर रहे हैं, कहाँ हीट कर रहे हैं। थर्ड, रेट ऑफ कूलिंग। अभी मैंने बताया कि ठंडा जल्दी करेंगे, पानी में डाल के करेंगे तो कोरस बनेगा, हवा में करेंगे तो फाइन बनेगा, फर्नेस में करेंगे तो फाइन बनेगा। तो ये चीज़ वही रेट ऑफ कूलिंग। ओके, अब अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखते हैं। पहले चीज़ लिखना, फाइन ग्रेन मेटल, फाइन ग्रेन मेटल फाइन ग्रेन मेटल आर डिफ़िकल्ट टू डिफॉर्म। मतलब फाइन ग्रेन होगा ना तो उनको डिफॉर्म करना मुश्किल होगा। दे आर मोर हार्ड। ओके, नेक्स्ट लिखना, फाइन ग्रेन मेटल हैव हाई टफनेस। तो टफनेस ज़्यादा चाहिए है ना हमें, तो फाइन ग्रेन मेटल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइन ग्रेन मेटल हैव डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी। जैसे मैंने बताया फाइन ग्रेन होगा तो हथौड़ा मारेंगे तो शीट की शेप ले लेगा। अगला, कोरस ग्रेन मेटल हैव बेटर मशीनेबिलिटी। नेक्स्ट लेना, कोरस ग्रेन मेटल कॉज सरफेस रफनेस। अगर कोरस ग्रेन होगा ना तो वैसे मेटल का जो सरफेस रफनेस होगा वो, मतलब सरफेस रफनेस बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कोरस ग्रेन मेटल पॉलिश, उनको पॉलिश करना भी मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट आपका एक ये टेबल है, इस टेबल की तरफ ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज़ है, ये फाइन ग्रेन या कोर्स ग्रेन, आपके में दो ही है, फाइन और कोरस। तो पहली प्रॉपर्टी जैसे कि स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी, फाइन ग्रेन में, और कोरस में लेस होगी। टफनेस फाइन में ज़्यादा होगी, कोरस में लेस होगी। हार्डनेस फाइन में ज़्यादा, कोरस में लेस। डक्टिलिटी फाइन में ज़्यादा, कोरस में लेस। क्रीप फाइन में लेस और कोरस में ज़्यादा।
तो ये टेबल ज़रूर आप बनाना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, अगर मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो किस में मिलेगी मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा? मुझे मिलेगी स्ट्रेंथ ज़्यादा फाइन में। इसका मतलब जल्दी ठंडा करके मेरा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जल्दी ठंडा करूँगा तो वो हार्ड भी हो जाएगा, ब्रिटल भी होगा, तो मुझे उससे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट करिए और अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मुझे दीजिए। ये प्रॉपर्टीज़, ये जो टेबल है, ये टेबल ज़रूर बनाना आप।